व्याख्यान की शुरुआत मैं आज एक पंक्ति को डिलीट करने से शुरू करती हूँ। क्षमा चाहती हूँ, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा। आज एक पंक्ति को मैं यहाँ से मिटाने जा रही हूँ। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो आज एक यकीन मानिए, पीछे खासतौर पे गर्ल्स स्टूडेंट आप सभी के लिए डिलीट मार दो इस पंक्ति को आज यहीं की यहीं। अगर आप अपने घर से बाहर निकली हैं, घर की चौखट से बाहर निकली हैं, तो आप अबला नहीं है, सबला है। सबसे पहली बात, ठीक है। और मेरा एक उद्देश्य इस सेमिनार का, जो इस महाविद्यालय के ऊर्जावान प्राचार्य सर हैं, डॉक्टर तीर्थ प्रकाश सर का जब मुझे फोन आया, मैं आपसे जरूर ये शेयर करूंगी। तो सर ने जब मुझे आमंत्रण दिया, सबसे पहले तो मैं ये कॉलेज, सभी जो स्टाफ इस कॉलेज का यहाँ बैठा है, ऐसे प्राचार्य पूरे उत्तराखंड में होना बहुत मुश्किल है। सर के लिए जोरदार तालियां। नेतृत्व अच्छा होगा, कहते हैं ना, नेतृत्व या रास्ता दिखाने वाला अच्छा होगा तो पीछे चलने वाले अपने आप ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। मेरी बात याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, जब सर का मुझे आमंत्रण आया, मैंने सहज ही स्वीकार किया। और बच्चों, आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं आज होमवर्क करके आई हूं। आज इस सेमिनार के लिए मैं बहुत अच्छा गृह कार्य करके आई हूं। और तुमसे इस सेमिनार खत्म होने के बाद एक बात जरूर पूछूंगी, खासतौर पे तुम जो सारी पीछे लड़कियां बैठी हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने आज होमवर्क किया है। आप सभी सुनेंगे और मुझे यहीं, मैं बाद में नहीं पूछने में विश्वास रखती हूँ, मुझे यहीं बता के जाना क्या सीख के जा रही हो, अपनी जेब में क्या भर के लेके जा रही हो, ये मुझे बताना जरूर से। तो आज इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में आज जो मेरा विषय है वो है कि जो हमारी, मैं पूरा जो विषय है उसको फोकस करूंगी। मैं फोकस करूंगी महिलाओं की सेफ्टी पर, वुमेन सेफ्टी की बात करूंगी। और आज मैं बात करने जा रही हूं हमारे प्रशासन की भूमिका, क्या उनको चैलेंजेस आते हैं, क्या वो हमारे लिए करते हैं। क्योंकि आज तक मैं देख रही हूं बहुत लोगों के दिमाग में उनकी भूमिका है, ये तो पैसे खाते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। और मैं कोई ऐसा नहीं हूं, मैंने बताया ना, मैं होमवर्क करके आई हूं, मैं वहां बैठ के एक्सपीरियंस लेके आई हूं, तो तुमसे अपने अनुभव भी साझा करूंगी। बहुत ध्यान से सुनना। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। आती है सबसे पहले वुमेन सेफ्टी। व्हाट इज वुमेन सेफ्टी? महिला सुरक्षा क्या है? तो मैं तो कहूंगी महिला सुरक्षा है कि जब हम चलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, हम बस में बैठने में आपको सुरक्षित महसूस करें, मैं कार्यस्थल पे बैठी हूं तो मैं वहां अपने आप को सुरक्षित करूं, मैं यदि किसी के घर में बहू हूं तो मैं वहां अपने आप को सुरक्षित करूं। सर ने अभी एक बात कही थी, मैडम तब से मुस्कुरा रही हैं। हाँ, जब मैं चलूं तो मैं मुस्कुराऊं, मैं बैठूं तो मैं मुस्कुराऊं, यदि मैं घर में बहू हूं तो मैं मुस्कुराऊं। ये है महिला सुरक्षा। मैं इनकी परिभाषा की बात नहीं करूंगी, मैं आज तुमसे अपनी बात करने आई हूं, वो है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा जो हमें एहसास कराए कि हम सेफ हैं। मैं रात को 10 बजने सड़क पे निकल रही हूं, मैं सेफ हूं, ठीक है। मैं किसी होटल रेस्टोरेंट में, मेरा राइट है खाना खाना, क्यों राइट नहीं है? मैं क्यों नहीं जा सकती होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए? अगर मैं वहां बैठी खाना खा रही हूं और मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूं, ये है महिला सुरक्षा। तो याद रखिए, महिला सुरक्षा है जब अपने आप को हम सुरक्षित महसूस करें। मैं आज आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं। आप घर से कॉलेज तक आए हैं, आपने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया? आवाज तेज, मुझे पसंद है, शाबाश, बिल्कुल यही एनर्जी। आज ये महाविद्यालय है, यहाँ पे आप बैठे हैं, हमें यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ऐसा वातावरण कि जो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस
कर रहे हैं, ये है महिला सुरक्षा। सर नेक्स्ट। देखिए अब थोड़ा सा मैं आंकड़ों पे आऊंगी, मैंने बताया ना थोड़ा सा होमवर्क करके आई हूं। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये क्या होता है, जितने भी हमारे भारत में क्राइम हो रहे हैं उनको इकट्ठा करता है। हर साल दिसंबर में ये उनको इकट्ठा कंपाइल करता है, फिर प्रकाशित करता है। अब आपको बताऊं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट मैंने बहुत इकट्ठा करने की कोशिश की तो मुझे लास्ट में क्या सफलता हासिल की, मुझे डीसीआरबी डिस्ट्रिक्ट बॉडी से 2023 लास्ट 31 दिसंबर तक के क्राइम में इकट्ठा कर पाई। वो आज तुम्हें बताऊंगी मैं। वो मैंने डीसीआरबी से लिए क्योंकि उनका ये कहना था कि हम क्राइम डिस्ट्रिक्ट वाइड कलेक्ट करके पूरा कैलकुलेट करके स्टेट को भेजते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर पब्लिश करता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है। पुराने वो डेटा में मैं विश्वास नहीं करती कि 2020 के 2015 के उनमें मैं विश्वास करती हूँ प्रेजेंट टाइम में। 5 दिसंबर 2023 को अखबारों में प्रकाशित हुआ था कि उत्तराखंड में क्राइम रेशियो महिलाओं के प्रति क्राइम रेशियो 26% बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात में, अभी 1.5 महीने पहले पुरानी बात बता रही हूं। 5 दिसंबर को प्रकाशित हुआ था कि उत्तराखंड में महिलाओं का क्राइम रेशियो 26% बढ़ गया। खलबली मच गई थी पूरे प्रशासन में, अरे क्राइम रेशियो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, कैसे हुआ? स्वाभाविक है, जब कोई समस्या आती है तो वो बहुत सारी समस्याएं क्या है, बहुत सारी चीजों को साथ लेकर आती है। तो मैंने तुम्हें बताया ना एनसीआरबी, थोड़ा सा समझिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ये सारे अपराधों को इनके डेटा को इकट्ठा करता है। डीसीआरबी डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसकी बात मैं अब आपसे करने जाऊंगी क्योंकि मैंने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से महिलाओं के जितने भी क्राइम 2023 में वहां पे गठित हुए हैं उनको इकट्ठा किया है। थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी उत्तराखंड पुलिस की, क्योंकि जब हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं और चूंकि हम उत्तराखंड में बैठे हैं तो यहां मेरे लिए उन लोगों का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। क्राइम रेशियो कैसे 26% चला गया, क्यों ये समस्या सामने आई, तो आज इस पे फोकस करना इस मंच के माध्यम से बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा जो उत्तराखंड पुलिस है, आपको पता ही है, वुमेन सेफ्टी को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत संवेदनशील है। और ये संवेदनशीलता का बहुत सारे कारण रहे हैं, इसका अपना इतिहास रहे हैं। घटनाएं सब जगह घटित होती है, ऐसा कोई नहीं है कि हमारे उत्तराखंड में ही घटनाएं घटित हो रही है, यूपी में नहीं होती, बिहार में नहीं होती, झारखंड में नहीं होती, छत्तीसगढ़ में नहीं होती, कि उत्तराखंड न्यारा इसमें न्यारी घटनाएं होती है। घटनाएं सब जगह घटित होती हैं और उससे ज्यादा घटित होती है। उत्तराखंड पुलिस जो मैं बात कर रही हूं, ये विमेन सेफ्टी को लेकर बहुत संवेदनशील है और वो किस किस माध्यम से वो कार्य कर रहा है। यदि आप पीछे बैठी लड़कियां इस बात को ज्यादा ध्यान दें, खासतौर पे आपसे मैं कहूंगी, जो हमारा फोन है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। ये फोन नहीं है, क्या है? ब्रह्मास्त्र है। कितनी जल्दी समझ गए मैं आपकी बात। इस फोन से हम काफी कुछ कर सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है अपने भाई को बोलने की, मुझे जरूरत नहीं है अपने पिताजी से बात करने की, मुझे जरूरत नहीं है अपने पति से बात करने की, फलाना ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले अगर आपको कहीं भी कभी भी ऐसी समस्या आती है, सिर्फ उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूँ, उस समय डायल 112 112 डायल कीजिए, अपनी समस्या बताइए। इसमें 3 बातें बतानी पड़ेगी, अपना नाम, अपना जिला, शहर जहां से आप बात कर रही हैं, जिस स्थान से बात कर रही हैं, और आपको क्या समस्या है, आपको क्या समस्या आ रही है। तुरंत पुलिस एक्शन लेती है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, पुलिस एक्शन नहीं लेती। पुलिस एक्शन लेती है।
गौरा शक्ति ऐप, हमारे उत्तराखंड पुलिस ने एक उत्तराखंड पुलिस ऐप बनाया है। कुछ ना करिए बात, उसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए इस मोबाइल में, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के माध्यम से आप EFIR कर सकते हैं। अब मैं देखती हूँ बहुत से लोग फेसबुक यूट्यूब पे खुले मंच पे कहते हैं मेरे से छेड़छाड़ हो गई, खास हो रहा है सब लोग, अरे छेड़छाड़ हो गई, सब कुछ हो गया, ये है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड करो, गौरा शक्ति ऐप है, डायल 112 है, SOS बटन है। चलो तुम इतना भी बोल नहीं पा रहे हैं, उस SOS बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखो, इतना कह सकते हो मैं बहुत परेशान हूं, छोड़ दो, वो लोकेशन ट्रैक कर लेगा और वो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो जागरूकता ही बचाव है। आज की तारीख में पीछे बैठी लड़कियां सुन लो, जागरूकता ही बचाव है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट आवाज, पिंक यूनिट, ऑपरेशन मुक्ति, ये सब क्या है? ये महिलाओं के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अभी हमारी मैम ने बहुत अच्छी एक बात की, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उसी में एक अंकिता हत्याकांड का अभी हमारी मैडम ने जिक्र किया था। वास्तव में अंकिता हत्याकांड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को हिला दिया था। अंकिता हत्याकांड के बाद 29 अक्टूबर 2022 को SSP श्वेता चौबे पौड़ी पुलिस में आई। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे जरा, जो SSP श्वेता चौबे, थोड़ी स्लाइड में नीचे हो गया आप, SSP श्वेता चौबे 29 अक्टूबर 2022 को इन्हें तुरंत उस घटनाक्रम के बाद इन्होंने वहां कार्यभार संभाला। मैम ने आते ही साथ सारे जितने भी 14 पुलिस थाने हैं ना पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के, उन पुलिस थानों में ऑलरेडी महिला डेस्क थी। उन्होंने कहा आज के बाद यहाँ जो सुनवाई महिलाओं की होगी वो सिर्फ महिला पुलिस इंस्पेक्टर ही करेगी। साथ ही साथ कोई भी फरियादी को वापस नहीं लौटाएगा। साथ ही साथ अगर महिला को लगता है मेरे से बंद कमरे में बात की जाए, सबको बाहर करके उस महिला से जो पीड़िता है उससे बंद कमरे में बात करो। ऐसा ना हो 4 लोगों के सामने उसे पूछा जा रहा है, वो तो और प्रताड़ित हो गया, वो तो और उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। एक तो वो प्रताड़ना झेल के आई है और दूसरी वो प्रताड़ना उनके सामने झेलेगी अपने आप की सारी व्यथा को गाकर। तो ऐसे में मैडम का स्टेप मुझे इसलिए लगता है अच्छा, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत रिसर्च किया है। और सबसे अच्छी बात 2024 में मैडम को राष्ट्रपति पदक से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां मैडम के लिए। मैं कहती हूं ऐसी महिलाएं यदि नेतृत्व संभाल लें तो पूरे उत्तराखंड का भला हो जाए, मात्र पौड़ी का भला ना हो, पूरे उत्तराखंड का भला हो जाए। क्योंकि जिसकी कार्यशैली, कार्य करने की क्षमता, नेतृत्व की शक्ति पूरे समाज को राइट डायरेक्शन देती है, मैं कहती हूं वो असली लीडर है, वो है असली लीडर। नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए मैं इसलिए थोड़ा उत्तराखंड पुलिस से जुड़ी हूं। मैंने कई बार, मेरे बच्चे कहते थे हमारे साथ कुछ हो गया, और सही बताऊं बच्चों, पीछे बैठी लड़कियों, मैं ऐसे हवा में फट्टेबाजी नहीं कर रही हूं तुम्हारे सामने। मैंने अपनी जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई, अपनी लड़कियों के साथ आई, मैंने उस पर एक्शन लिए। बताया नहीं किसी को, एक एक्शन तुम्हें बताऊंगी, वो मैंने क्योंकि YouTube फेसबुक पे डाउनलोड किया था, बाकी एक्शन मैं इस प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज नहीं करूंगी। मैंने बहुत सारे एक्शन ले रखे हैं ऐसे कि जैसे जिनमें मेरे बच्चों को न्याय मिला है। मेरे बच्चे सर उठा के चले हैं। जो लड़की पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गई थी, आज वो कहां पहुंच गई है। कभी कोई मुझे मिले अकेले में तो मैं उसे बताऊं मेरा बच्चा आज कहां है। अगर शायद मैं उसे डायरेक्शन ना दिखाती तो वो आज कहीं 4 दीवारी में या किसी की बीवी बनकर झाड़ू पोछा बर्तन और सास की वो झेल कर, मैं ये नहीं कह रही शादी करना गलत है, लेकिन वो अपने आप को दबाव महसूस करती। आज वो सरकारी नौकरी कर रही है, शान से जी रही है, बस उसे एक साथ मिला, एक राइट डायरेक्शन मिला। बच्चों एक अपना, मैं ये नहीं बता रही कि आई एम सुपीरियर, नो आई एम नॉट, मैं सुपीरियर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सुपीरियर नहीं मानती अपने को। हाँ एक चीज इसलिए शेयर करूंगी, कई बार कई लोग हमारी प्रेरणा की स्रोत बन जाते हैं। मैंने जैसे अभी SSP मैम की बात की, वो मेरी प्रेरणा की स्रोत है, क्योंकि जो उनकी कार्य करने की शैली है वो किसी से डरती नहीं है। जब एक्शन लेती है वो ऐसे एक्शन करती है कि बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं। कहते हैं ना अपराधी कांपने लगते हैं।
अपराधी डरने लगते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित होती हूँ। और तुमसे एक बात शेयर करती हूँ। 2014 में मेरा उत्तराखंड पीसीएस से सिलेक्शन हुआ एज अ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मैं डिग्री कॉलेज में काम कर रही थी, फिर मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। देखिए, आज तुम्हें एक बात और बताऊंगी, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरे पास तो ना पढ़ाई के पैसे थे, ना माता पिता की कंडीशन ऐसी थी कि वो मुझे दिल्ली भेज सके। लेकिन बिना कोचिंग के अगर प्रयास किया जाए, प्रयास कभी विफल नहीं होते। अफरोज इकबाल सर ने कहा था ना, मुझे सर की बात मैंने अभी रिकॉर्ड की है, प्रयास करो, बैठो मत और तुम ये कहते रहो मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे तो माँ बाप गरीब हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। उठो, खड़े हो और चलो आगे, रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं। तुम साहस तो करो चलने का। तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बनी रही, फिर मैंने शासन में जाकर काम किया। मैंने मुख्यमंत्री के साथ काम कर रखा है, मैंने कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश पंत जी, आज जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो मेरे कार्यों की सराहना करते थे। बड़ा अच्छा लगता है कि सर आज आप जिंदा होते तो शायद मैं आपको दिखाती। मेरी डीएम रंजना राजगुरु आज परिवहन की सचिव है। शी इज अ ब्रिलियंट लेडी। मैं उन्हें बहुत शानदार नेतृत्व वाली महिला मानती हूँ, क्योंकि उन महिला के साथ, अपने डीएम के साथ मैंने 6 महीने काम किया है। डीएम के बराबर बैठती थी और वो हमेशा कहती थी तनु तुम मेरे साथ रहो, इसलिए क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज जो मैं कॉन्फिडेंस या मेरा आत्मविश्वास देख रहे हो, वो वहां से चल के आया है, वो कहीं गलियों से गुजर के आया है कि जो मैं तुम्हें अपनी दास्तान इस स्टेज के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से बता पा रही हूँ। ये आत्मविश्वास ऐसा नहीं है, ये बहुत सारी धूप में जली है, बहुत सारी अंगीठियों में सिकी है। इस अंगीठियों में सिकने के बाद मैं निखर के यहाँ खड़ी हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैडम आप अच्छा बोलती हैं। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है, क्योंकि धूप में सिकी हूँ, अंगीठियों में सिकी हूँ, क्या क्या पताना नहीं झेली और क्या क्या नहीं झेल रही हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी। 12th फेल में मैंने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी थी। हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, लेकिन अपने खिलाफ कभी भी किसी के लिए मैं, कोई मेरे ऊपर अन्याय करे उसे मैं नहीं झेलूंगी। और दूसरा, जितनी फीमेल स्टाफ बैठी हैं, जितनी पीछे लड़कियां बैठी हैं, अपराध सहना भी अपराध है। यदि आप अपराध को सह रही हैं तो वो भी बहुत बड़ा अपराध है। तो ध्यान रखना, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया का काम तो है बोलना, दुनिया से कभी मत डरना। अपने ऊपर विश्वास रखो और चलते रहो, देखना सफलता जरूर मिलती है, ये मेरा विश्वास है। सफलता निश्चित रूप से मिलती है, बस तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए कुछ करने का। तो मैं तुमसे बात कर रही थी, तो मैंने एक वर्कशॉप कराई, बच्चों को सिखाया, क्योंकि मैं 3 लड़कियों के केसेस को झेल चुकी थी। वो मैंने पुलिस के साथ मिलकर सॉल्व किया, जो मैंने तुम्हें बताया कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। डिस्क्लोज क्या करूंगी वो मैं तुम्हें अभी बताने जा रही हूं। जब मैंने देखा लड़कियों के अंदर झिझक है, इवन महिलाओं के अंदर झिझक है, वो डरती है कि हम कैसे काम करें। मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन की बातों पे विश्वास कम करती हूँ, मैं प्रैक्टिकली बातों पे विश्वास ज्यादा करती हूँ। मैं जब किसी चीज पे कार्य कर लेती हूँ तब मुझे विश्वास होता है। मैं जल्दी से पुलिस के ऊपर विश्वास भी नहीं करती थी, क्योंकि जब मैंने भुगता उनको तब मैंने विश्वास करना शुरू किया। जब 3 केसेस को मैंने सॉल्व किया और मुझे लगा कि मेरे बच्चों को नया मिला, तो मैंने एक दिन एक वर्कशॉप की, उत्तराखंड पुलिस ऐप पे अपने बच्चों को बताया। सर एक वीडियो देखिएगा, 4 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो को देखिएगा सर। ये तो नेक्स्ट स्लाइड करिए सर, एक मिनट स्लाइड करिए प्लीज। अलग से है क्या सर? इसमें नीचे से ऑन कर दीजिए, आप नीचे देखो तो प्ले कर दो इसे। हाँ आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ जाइए, कनेक्ट कर दो इसमें लगा दो, कोई बात नहीं, उसका आ जाएगी, जस्ट वेट, तो बैठो।
एक मिनट ध्यान से बच्चों प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पॉज कर। यस, प्ले कर। हाँ, प्ले कर। मैम जैसे आपने ये डाउनलोड कराया है तो मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि गारंटी क्या है कि ये ऐप मतलब हम यूज करेंगे तो चलेगा। मैम कोई वो होगी तो एकदम से पुलिस आई जाएगी तो देखो गारंटी अगर नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि ऐप वास्तव में वर्क करता है। मैंने इसको यूज किया है। अब इस बच्चे ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐप हमने डाउनलोड कर लिया है, ऐप के बाद एक्शन होगा या क्या होगा, तो वो कैसे हम लोग जानेंगे? यदि हम किसी मुसीबत में फंस गए और हमें लगता है कि ये मुसीबत कैसे रिजॉल्व हो सकती है, तो उसके लिए एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आपने गोरा शक्ति ऐप डाउनलोड कर लिया है? क्या नाम है? मैं पीजी कॉलेज से बोल रही हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है। यस मैम। पीजी कॉलेज। यस मैम। सभी लोग ने ये डाउनलोड कर लिया है। ये माने ये क्वेश्चन उतना ही होता है, क्या ये वर्क करेगा? आपके सामने विद्यार्थी ने ये कॉल किया है और हमारा कोई फीडबैक या कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं है। ये कॉल मिलाते ही साथ ये कॉल जहाँ तक मेरा ख्याल है कि तेरा जो पहुंची है सीएम हाउस तक, उन्होंने पूछा आपको एक्चुअल में ये मैंने क्लिपिंग छोटी बनाई थी कि सेमिनार बोरिंग ना हो जाए। मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड किया है। जितने कॉल आए या उस लड़की की दुविधा मन में कि मैम ये ऐप काम भी करते हैं या पुलिस बताती है, इन पे एक्शन भी होता है या हमें सिर्फ ऐसे ही पब्लिसिटी हमारे थ्रू कराई जाती है। तो वास्तव में बच्चों ऐप काम करता है। मैंने कहा ना, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तेज से बताओ। ब्रह्मास्त्र है। इसका हमें इस्तेमाल करना है। हमें किसी से डरना नहीं है, हमने सिर्फ जागरूक होना है। हमें जागरूक होना है कि हमारे पास क्या क्या राइट है। देखिए आजकल मैं कहती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं लड़कियां रील्स बड़ा बनाती हैं, फोटो में गाना डाला अपलोड कर दिया। मैं इस चीज को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। यदि तुम गाना गा रहे हो या अपनी पर्सनल अभिव्यक्ति या कोई फोटो खींच के फेसबुक पे डाल रहे हो, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। और आप यदि अपने रील्स के माध्यम से कुछ गाना शब्दों को कॉपी कर रहे हैं तो ये भी एक प्रतिभा है, हर किसी के अंदर नहीं होती। जिसकी जितनी अच्छी रील्स होगी उसके उतने अच्छे मिलियंस व्यू आते हैं। क्यों आते हैं? लोग आपकी प्रतिभा को पसंद करते हो। बहुत से सोसाइटी के लोग इंट्रोवर्ट टाइप के कहते हैं, अरे ये मोबाइल्स में, जब देखो मोबाइल्स में वीडियो बनती रहती है, जब देखो मोबाइल्स इनके हाथ में रहते हैं, जब देखो मोबाइल्स का ये क्या करते हैं, फेसबुक चैटिंग। तो मैं कहती हूँ एक लिमिट तक ये सब गलत नहीं है।
अभी हम जिस भारत में रहते हैं उस भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है। उस भारत में हमें फोन इस्तेमाल करने पे कोई पाबंदी नहीं होती। हमारी सरकार कहती है, मैं शासन में नौकरी करके आई हूं, जब मैं वित्त मंत्री के साथ उनके साथ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, मेरे पास 3 मोबाइल रहते थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर के बराबर में बैठ के, डीएम के बराबर में बैठ के मैं 2-2 मोबाइल हाथ में लेके बैठती थी। कोई नहीं कहता था कि मोबाइल गलत है। इवन हमें कहा जाता था 24/7 यानी 24 घंटे ये आपके पास स्विच ऑन होना चाहिए और ये आपके पास होना चाहिए, मोबाइल आपके पास होना चाहिए। थोड़ी आज एक व्यथा सी निकल आई मेरी यहाँ पे, क्योंकि अभी एक मेरे उच्च अधिकारी द्वारा इसे रखने से मना कर दिया गया मुझे। तो वो जो पीड़ा मन की थी वो यहाँ उभर के आ गई, क्योंकि मैं शासन प्रशासन में काम करके आई हूँ। मेरे सीएम डीएम प्रमुख सचिव मेरे बराबर में खड़े हैं, वो मैं फोटो डालना भूल गई सारी। सीएम मेरे बराबर में खड़े हैं, प्रमुख सचिव मेरे बराबर में खड़े हैं और मेरे हाथ में मोबाइल ऐसे दिखाई दे रहा है। और मेरे उच्च अधिकारी कहते हैं आप हाथ में मोबाइल नहीं रखेंगे, आप अपनी विभाग की टेबल पे मोबाइल नहीं रखेंगे, ये अपराध है। तो सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो गई थी। तो चलते हैं अपने सेमिनार में, अपने प्रेजेंटेशन की ओर। तो बच्चों, मोबाइल रखना कोई अपराध नहीं है। लड़कियों, मोबाइल रखना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा? तेज से बताओ। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। ये नहीं होगा तो कोई भी हमारे साथ क्राइम करके चला जाएगा। मैं शिकायत कैसे करूंगी उत्तराखंड पुलिस ऐप पे? मैं कैसे डायल करूंगी 112? कैसे डायल करूंगी जब मेरा ब्रह्मास्त्र मेरी पॉकेट में नहीं होगा, मेरे हाथ में नहीं होगा? तो मैं कहती हूँ अपराध सहना भी अपराध है। तुम चलो आगे, जमाना तुम्हारे पीछे होगा। कभी हार मत मानना, कभी दार मत ठानना। तो ये कुछ कार्य हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उत्तराखंड पुलिस से भी जुड़ी हूँ। तो उत्तराखंड पुलिस ने कुछ कार्य किए थे, जैसे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट विशेष बता रही हूँ कि मैंने वहीं के डेटा कलेक्ट कर पाई थी इस सेमिनार तक। तो उन्होंने ये कार्य खड़े हैं, बल्कि बीच में आप देखोगे साइड में मैं भी खड़ी हूँ, बीच में पिंक कुर्ते में पुलिस के बराबर में, एक तो चेहरा छुपा है, बाकी मैं भी खड़ी हूँ। क्योंकि इस जो ये लड़की थी, इसके अपहरण का केस दर्ज हुआ था। इसके अपहरण का केस दर्ज हुआ तो मामला भयावह हो गया कि लड़की का अपहरण हो गया, लड़की वो हो गई। लेकिन बाद में थोड़ा ये पता चला था कि वो अपने ही किसी रिश्तेदार के साथ चली गई थी, फिर उसको सकुशल बरामद किया गया, फिर उसके परिजनों को सौंपा गया। तो कई बार पुलिस की छवि भी तो धूमिल हो जाती है। लड़की का अपहरण हो गया, प्रशासन सो रहा है, चैन की नींद थाने बैठा है, तो ऐसे वक्तव्य भी तो सामने आते हैं। तो ये भी तो चुनौतियां हैं। मैं अब चुनौतियों की बात करूंगी पुलिस की, और वो भी ऐसे नहीं करूंगी फट्टों पे, मैं पूरे प्रमाणों पे चुनौतियों की बात करूंगी कि हमारे प्रशासन, क्योंकि मैं प्रशासन में रह के काम करके आई हूं, इसलिए तुमसे अपना अनुभव भी शेयर करूंगी कि प्रशासन के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। देखिए, प्रशासन, मैंने अभी बताया ना कि एकदम से जब कोई घटना घटित हो जाती है तो उनके सामने चुनौती आती है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने बताया ना, उन्होंने काम किया। जब श्वेता चौबे मैडम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आई, तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आके उन्होंने पिंक यूनिट गठित की। वो पिंक यूनिट क्या थी लड़कियों, में तुम्हें बताना चाहूंगी। जो स्कूल कॉलेज के आने का समय होता है और छुट्टी का समय होता है, वह महिला कांस्टेबल और महिला इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की। देखो जरा कोई लड़का तो नहीं छिड़ रहा है इनको। कई बार क्या होता है, बहुत से लड़के ताक लगाए बैठे, जाते हुए अपनी वाली को देखूंगा, छुट्टी के समय में निकलते हुए देख लेंगे, चलो यारो भाभी को मिलवा के लाए। तो ऐसे में क्या हुआ, पिंक यूनिट, वास्तव में इसको गंभीरता से लिया गया। पिंक यूनिट तैनात की गई और उस पिंक यूनिट के माध्यम से उन्होंने क्या किया, पीछे बातें नहीं, पिंक यूनिट के माध्यम से अवेयरनेस लाई गई। लड़कियों को बताया गया कि ये जो कई बार महिला जो थी वो वर्दी में तैनात नहीं की जाती थी, वो साधारण जींस टॉप में तैनात की जाती थी और उन्हें बता दिया जाता था कोई भी परेशानी होगी तुम इस स्कूटी वाली दीदी को बता देना। तो कहने का मतलब महिला सुरक्षा के प्रति कितना संवेदनशील। हम सुरक्षित, जहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, हम कॉलेज जाते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। नेक्स्ट स्लाइड।
इसी तरीके से ऑपरेशन उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून की सिटी बसों में विसल्स, सीटियां, कि यदि आपको कोई छेड़खानी कर रहा है तो आप इस विसल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऑपरेशन आवाज, ऑपरेशन मुक्ति और वही डायल 112 जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने आप को अवेयर रखिए, जागरूक रखिए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब मैं डीसी जो आपको डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पौड़ी के 2023 के आंकड़े बताती हूँ। टोटल रजिस्टर्ड क्राइम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में इस 2023 में हुए 98, चार्जशीट दाखिल की गई 56 पर, फाइनल रिपोर्ट 24 पर, 18 अभी पेंडिंग थे। कई बार ऐसा होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। एक ये चार्ट है, ये चार्ट मुझे मिला था और खास तौर पे यहाँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं सब इंस्पेक्टर ममता मखलोगा मैडम का यहाँ से धन्यवाद करूंगी। मैडम ने मेरी इस सेमिनार, मैंने बताया उनको कि मुझे पूरे तथ्य फैक्ट्स चाहिए, मुझे हर एक चीज बताइए, तो ममता मखलोगा मैडम ने मुझे सारे डेटा दिए। मैंने कम से कम उन्हें 4 दिन तक फोन पे इतना परेशान करके रखा, उन्होंने कभी एक बार मुझे ना नहीं बोला। तो दिल में चाह होती है ना, तो दूसरे भी आपकी सहायता करते हैं। बस कार्य करने का हौसला रखो। तो उन्होंने मुझे बताए पूरे। फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन से ऐसे क्राइम, आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तब जब मैंने उनको सुना, समझा और कुछ मेरे अनुभव भी थे, तो मैंने अनुमान लगाया कि कितना मुश्किल होता है। एक क्राइम भी कर रहे हैं, इतने में दूसरा क्राइम घटित हो गया और उनका आरोप कि पुलिस हमारे साथ कार्य नहीं कर रही है। तो ऐसे में निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। एक पॉक्सो एक्ट होता है जो बच्चों के यौन अपराध से संबंधित है और दूसरा है रेप केसेस। इनमें सिर्फ 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है। पुलिस के पास ये समस्या होती है, सिर्फ 60 दिन का समय होता है, उस पर वो एक भी दिन ज्यादा का टाइम नहीं ले सकते, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। हाँ बेटा पूछिए आप। जो पॉक्सो एक्ट है इसके बारे में डिटेल में बताइए। हाँ बिल्कुल भी। 2012 में ये एक्ट आया था बच्चों। हाँ। हम क्वेश्चन सेशन रखेंगे, पहले एक बार मैम का लेक्चर कंप्लीट हो जाए, देन आफ्टर सारे गेस्ट हमारे मंच पे आ जाएंगे, हम आपको 5-7 मिनट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना? चलो इसके बाद बताती हूँ, ठीक है? तो ये पॉक्सो एक्ट और रेप केसेस ऐसे सेंसिटिव केसेस होते हैं, इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है, इनके लिए स्पेशल एक्शन लिए जाते हैं और टाइम दिया जाता है कितने दिन का? 60 दिन का। नेक्स्ट स्लाइड सर। देखो बच्चों, मैंने अपना एक YouTube चैनल बना रखा है, थोड़ा यहाँ पे, और एक ग्रुप बनाया है तनु मैम सोशियोलॉजी वाली। आप इस ग्रुप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं सोशियोलॉजी की बहुत सारी वीडियो या आपके कम्युनिकेशन स्किल पे या आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कई बार हम घबराते हैं, मंच पे खड़े होते ही हमारे हाथ या हमारी जबान कांपने लगती है, इसको कैसे रिमूव करें, कैसे इसको हटा दें, उन सब पे आप मुझसे रूबरू हो सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। अब एक बात सर, नेक्स्ट स्लाइड। इसको बताने से पहले अब जो चैलेंजेस आते हैं, मैं कुछ चैलेंजेस की यहाँ बात करूंगी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि आप कार्य नहीं कर रहे हैं, कई बार एविडेंस नहीं मिल पाते हैं, हम बहुत खोज करते हैं और एविडेंस ना मिलने के कारण हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि अगर हम हाँ बोलेंगे तो बेचारा विक्टिम जाएगा, अगर ना बोलेंगे तो दूसरा पक्ष न्याय से हाथ धो बैठेगा। एक आपको घटना शेयर करती हूँ। कई बार मुझे लगा कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती। मैं महिला एथिक्स समिति की ब्यूरो हूँ, तो मैं वहाँ सीईओ सर विभव सैनी सर, मैं ममता मखलोगा बैठ के काउंसलिंग कर रहे थे। तभी 2 पुरुष और एक बुढ़िया महिला होगी 80 साल की, ये फैक्ट बता रही हूँ, मैंने बताया फैक्ट, बहुत रोती हुई आई, मेरे बहू मेरे बेटे को खा गई, उसने तो उसको जिंदा दफन कर दिया। इतना रो रही कि सब एकदम से सारा काम छूट गया, सबका फोकस उस महिला के ऊपर पे, और वो पुरुष कह रहे कार्रवाई करो, जल्दी से देखो कहाँ गए इनके बेटे, वो कहीं मेरा बेटा लाओ, कहीं आसमान से लाओ, पताल से लाओ, मेरा बेटा लाओ। पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, उन्होंने मीडिया को इकट्ठा कर लिया कि मेरा बेटा चला गया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, मेरा बेटा मेरी बहू खा गई, कहाँ गया, वो 10 दिन से मिल नहीं रहा है, मैं परेशान हो गई। तब पुलिस ने बिल्कुल उनको शांत कराया, उनकी बहू को फोन करके बुलाया। जब बहू से पता चला, बहू ने वास्तविकता बताई कि मेरा पति जो है वो नशा करता था बहुत ज्यादा,
मेरी सास उसको बहुत प्रोटेक्ट करती थी, अपने पास रखती थी। और मेरा पति मुझे बहुत पीटता था, तो मैंने अपनी एक सोने की चैन भेजी और उसे देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में मैं 1 हफ्ते पहले वहां एडमिट करके आई हूँ। पुलिस ने वहां पे फोन किया, उसकी लाइव वीडियो ली गई पति की, तो उससे पता चला वास्तविकता का। जब वो लोग आए तो मैं भी एकदम से हुई कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही, बेचारी ये बुढ़िया कितना रो रही है, पुलिस कैसी है, इसने एक्शन नहीं लिया। मन में 2 पल के लिए आ जाता है ना। लेकिन जब बहू ने बात कराई, वास्तविकता से रूबरू कराया, तो पता चला कि वास्तविकता क्या है। तो ऐसे हम ऐसे नहीं जान सकते। तो जब हमें पता चला तो उससे हमें सारी उनकी चुनौतियां सामने आ गई कि उनके पास क्या क्या चुनौतियां होती है। लोग एकदम से उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि एविडेंस नहीं दिए, तथ्यों को छुपा दिया, तथ्यों को मिटा दिया, साथ नहीं लिया। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारी पुलिस को फेसेस करने पड़ते हैं। तो मैं आज अपना व्याख्यान यहीं समाप्त कर रही हूँ। आज आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हो लड़कियों? मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले बोला था कि मैं लास्ट में पूछूंगी, कुछ लेके जा रहे हो? मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।